हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। बच्चों, हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक करा रहे हैं वो है बीएससी पार्ट सेकंड का। आपके जो पेपर है, पेपर फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स का, इसके हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो क्या था, आइडियल गैसेस यानी कि आदर्श गैस वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, यानी किसी पदार्थ का काइनेटिक मॉडल या गतिज मॉडल जो पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसमें है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी गैस है वो तीन प्राचालों से निर्धारित होती है। किसी की हम इक्वेशन यदि लिखते हैं तो तीन जो पैरामीटर हैं वो हमारे मेनली काम आते हैं। एक तो होता है प्रेशर P, एक वॉल्यूम V और एक टेम्परेचर T। ये तीनों प्राचाल जो होते हैं वो एक दूसरे से कोई एक निश्चित नियम होता है उसके द्वारा संबंधित होता है, यानी कि इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है और एक प्राचाल से दूसरे प्राचाल में परिवर्तन उत्पन्न होता है जिससे कि तो ये जो रिलेशन है इनके बीच में वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में है और इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये तीनों आपस में कोरिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट जो है, इस वस्तु के प्राचाल के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाली हम समीकरण को वस्तु का अवस्था समीकरण कहते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ये जो रिलेशन आपस में P, V, T के बीच में जो रिलेशन संबंध होता है जिस इक्वेशन के द्वारा, वो क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है क्या कहलाती है कि किसी भी द्रव्यमान M के लिए अवस्था समीकरण है। अब हम क्या करते हैं कि हम बहुत से एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर 0 होता जाता है कि एक टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया और जैसे जैसे प्रेशर हमारा 0 होता जाता है उसमें क्या होता है कि एक जो कोफिशिएंट है PV, P मल्टीप्लाई बाई V, इसकी वैल्यू जो है एक ही मान के लिए अग्रसर होता है। दूसरे शब्दों में कहें यदि तो P जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ता जाता है तो V की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि हमारे जो हम आइडियल गैस के लिए जो अवस्था समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट लेते हैं वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू RT। और हमने पीछे देखा था कि वास्तविक गैसों के लिए ये कुछ अलग होती है। तो आदर्श गैस अथवा पूर्ण गैस, आदर्श गैस क्या होती है, आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस, इनमें क्या होना चाहिए, ये जो प्रॉपर्टीज है नीचे दी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज हमारे पास होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि स्थिर ताप पर हमने यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, PV इज इक्वल्स टू RT रूल बॉयल का नियम का पालन करती है। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर हमने कल पढ़ा था कि बॉयल का नियम क्या है। टेम्परेचर को जब हम कांस्टेंट करते हैं तो यदि P में कोई चेंज करते हैं तो V में भी कोई ना कोई चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसमें ये गुण होना चाहिए। सेकंड होता है यदि दाब को स्थिर रखा जाए, यानी कि यदि प्रेशर को कांस्टेंट कर दे। अब आप इस इक्वेशन में PV इज इक्वल्स टू जो RT दे रखा है, इसमें यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, T हो जाता है, क्योंकि R तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। तो V अपॉन T इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। थर्ड जो होता है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो होती है कि आदर्श गैस जो होती है, आइडियल गैस, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत इनफाइनाइट, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। गैस है तो उसके मॉलिक्यूल में बहुत कम आकर्षण बल होता है, मतलब नेग्लेक्ट होता है। लेकिन आदर्श जो कि परफेक्टली होती नहीं है ऐसी कोई गैस, पर हम मानते हैं कि कोई एक आदर्श गैस ऐसी होगी जिसके बीच में क्या होता है कि कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता, पर आदर्श गैस में हम ये मानते हैं कि आदर्श गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। स्पष्टतः आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पूर्णतः अणुओं की गतिज ऊर्जा ही होती है, यानी कि उसकी जो हीट होती है, हम जानते हैं कि उसकी हीट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। तो जब वो अणु आपस में अट्रैक्टिव ही नहीं है तो वो रुकेंगे नहीं किसी एक जगह पर, यानी कि वो गति करते रहेंगे। इसका मतलब उनकी जो सारी ऊष्मा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है तथा ताप के स्थिर रहने पर आयतन पर निर्भर नहीं करती। जूल का जो रूल है, जूल्स का रूल होता है, यानी कि डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। टेम्परेचर T को यदि कांस्टेंट किया जाए और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है या फिर इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ये आपका जूल का रूल होता है। तो ये भी वो पालन करती है।
इस परिस्थिति में आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता और ना ही ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। इसको ना तो लिक्विड किया जा सकता है, ना ही इसे सॉलिड किया जा सकता है, क्योंकि द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में अणुओं के बीच आकर्षण होना आवश्यक शर्त है। द्रव और ठोस में क्या होता है कि कोई ना कोई अट्रैक्शन होना चाहिए। आइडियल गैस में एक जरा सा भी अट्रैक्शन नहीं होता है आपस में मॉलिक्यूल्स में, इसलिए इसे ना तो लिक्विड किया जा सकता है, ना ही सॉलिड। अब क्या होता है, हायर प्रेशर पे जब प्रेशर हाई कर देते हैं तो वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस से कुछ अलग पाया जाता है हाई प्रेशर पे, एवं इसके व्यवहार की व्याख्या वैन डर वाल्स रूल से की जाती है। तो वास्तविक गैस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है। वहां पर हमारे पास क्या था, PV = RT। यहाँ पर P में कुछ कांस्टेंट ऐड होता है, P + A/V²। V में से कुछ माइनस होता है, V - V = RT। यहाँ पर A और B क्या है, कांस्टेंट है। R यहाँ पर क्या कहलाता है, सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये तो हो गया आपके लिए आइडियल गैस और वास्तविक गैस के बाद। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस, यानी कि गैस का गतिक मॉडल। अब वहां पे हम मैटर का पढ़ रहे थे अब तक, अब हम एक इंडिविजुअली गैस का यदि पढ़े, इसमें क्या होता है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस अनेक अत्यंत सूक्ष्म एवं पूर्ण प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक शुद्ध गैस के सभी अणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक तो ये सभी संभव दिशाओं में अत्यधिक वेग से सरल रेखा में गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। ये गैस की प्रॉपर्टी होती है, निरंतर गति करते रहते हैं। गति करते हुए ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या होता है कि या तो आपस में टकराते रहते हैं या फिर बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे कि इनकी जो वेलोसिटी है और इनकी जो डायरेक्शन है यानी कि दिशा है वो आपस में परिवर्तित होती रहती है। लेकिन एक निश्चित ताप पर समस्त अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा निश्चित रहती है। यदि हमने टेम्परेचर उसका कांस्टेंट कर रखा है तो उस टेम्परेचर पर पूरे जो सारे जो मॉलिक्यूल है उनकी टोटल यदि हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है उस वक्त। अब क्या होता है कि कोई भी ये क्योंकि ये टक्कर करते रहते हैं दीवारों से, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि गतिशील जो अणु है, मॉलिक्यूल है, उनके बर्तन की दीवारों पर आपस में टक्कर करने के कारण जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर उसी से उत्पन्न होता है, उनकी टक्करों से। जब भी कोई अणु दीवार से टकराकर वापस लौटता है, कोई अणु जैसे दीवार से टकराया तो वापस लौटेगा, तो उसके संवेग में यानी कि मोमेंटम में कोई ना कोई चेंज होगा। अब न्यूटन की जो सेकंड गति का नियम है वो क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर दीवार पर लगने वाले बल के बराबर होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल्स टू फोर्स, दीवार पर लगने वाले फोर्स के बराबर होती है। क्योंकि गैस के अणु असंख्य अणु होते हैं, गैस के अणु क्या है, बहुत सारे होते हैं जो बर्तन की दीवार से लगातार टकराते रहते हैं, तो दीवार पर एक स्थायी बल आरोपित रहता है। हमेशा कोई ना कोई फोर्स दीवार पर लगता रहता है जो कि संवेग परिवर्तन की औसत दर के बराबर होता है। दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल गैस का दाब होता है। अब यहाँ पर आपको प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई है, गैस के दाब की डेफिनेशन दी हुई है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, लगने वाला फोर्स यानी कि F/ पर यूनिट एरिया A। यदि हम एरिया A लेते हैं तो F/A क्या हो जाता है हमारा, प्रेशर। तो किसी भी दीवार की प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि बल बटे क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही गैस का दाब या प्रेशर ऑफ गैस होता है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है आदर्श गैस के दाब की गणना करने के लिए निम्नलिखित मूल कल्पनाओं को आधार माना जाता है। कि उसकी यदि हम सपोज भी करें कि आदर्श गैस होती है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी दी हुई गैस के सभी अणु जैसे दृढ़, रिजिड, चिकने तथा पूर्ण रूप से गोलाकार होते हैं और इनका घूर्णन उपेक्षणीय होता है, रोटेशन। सेकंड जो होता है वो होता है कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है अणुओं का, जिससे ये अपना आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि इनका जो वॉल्यूम होता है अणुओं का वो ऑब्वियसली बात है कि गैस के जो पूरा वॉल्यूम है उसके अपेक्षा बहुत ही नेग्लेक्ट होता है। थर्ड जो है कि साधारणतः अणुओं के बीच में आकर्षण बल या फिर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेक्ट होता है, इसलिए वे एक स्थिर वेग से यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से एक लीनियर मोशन करते रहते हैं। पर जब दो अणु एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं
जब गति करते हुए वो आपस में गति करते हुए तो वो एक दूसरे के इतना समीप आ जाते हैं कि आपस में उनमें क्या लगने लगता है, रिपल्शन फोर्स लगने लगता है, फिर प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। तो उनके क्या होता है, उनकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और जो वैल्यू है वो दोनों ही चेंज हो जाती है और एक अलग वो किसी रेखा में गति करने लग जाता है। यह घटना दो अणुओं के बीच में क्या कहलाती है, टक्कर कहलाती है। इस प्रकार दो टक्कर के बीच अणुओं की गति स्थिर वेग से सरल रेखा में होती है। दो टक्करों के बीच में अणुओं के द्वारा चली गई दूरी को मीन फ्री पाथ या औसत मूल मुक्त पथ कहते हैं। इसमें क्या है, दो कोई भी टक्कर होती है, जैसे एक टक्कर हो गई उसके बाद वहां से अणु किसी अन्य दूसरी सरल रेखा में गति करने लग गया, तो दो टक्करों के बीच में अणु के द्वारा जो एवरेज जो डिस्टेंस तय की गई है, औसत जो दूरी तय की गई है, वो क्या कहलाती है, औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ कहलाती है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है दो अणुओं के बीच में, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो टक्कर होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, यानी कि उनके संवेग और एनर्जी निश्चित होते हैं, चेंज नहीं होते। अतः आपस में टकराने पर इनकी गतिज ऊर्जा का किसी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी का ह्रास नहीं होता या फिर लॉस नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो है व्यवहारिक रूप में टक्कर इंस्टेंटेनियस होती है, मीन्स उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट टक्करें बहुत ही कम टाइम में होती है। ऐसा टक्करों का समय दो टक्करों के बीच में व्यतीत होने वाले समय की तुलना में नगण्य होता है। तो बच्चों ये तो था आपका काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस। इसमें क्या बताया हमने कि जो आपका गैस का गतिक मॉडल है, यानी कि हमने आदर्श गैस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए उसके बारे में बताया। बच्चों ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है अभी आपका स्टार्टिंग में, तो इसे थोड़ा सा ठीक से सुनिए और इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको जो बुक की पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। और नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर का जो एक्सप्रेशन हम गैस के लिए किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।